नमस्कार बच्चों, मैं नेहा सैन नव भारती परिवार में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और चलते हैं उपसर्ग से संबंधित कुछ प्रश्नों की और प्रत्यय और उपसर्ग दोनों से संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ और आशा करती हूँ कि वो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। आने वाली रीट की जो परीक्षा है, पटवार की जो परीक्षा है, उनके लिए वो उपयोगी सिद्ध होंगे। तो चलिए चलते हैं अपने प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंधित प्रश्नों की ओर। शुरू करते हैं हमारा क्विज। कुछ प्रश्न जिनमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के बारे में पूछा जाता है, आपको शब्द दिया जाएगा और उन शब्दों को देकर के आपसे पूछा जाएगा कि प्रस्तुत शब्द में प्रत्यय कौन सा है या प्रस्तुत शब्द में उपसर्ग कौन सा है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लेके गणेश भगवान का नाम, श्री गणेशाय नमः। और शुरू करते हैं हमारा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारा, बुद्धिमान में प्रत्यय है। बुद्धिमान शब्द जो है इसमें प्रत्यय है, तो हमारे जो ऑप्शन है, जो विकल्प है वो अ है आन, ब है न, स मान या फिर द अ। बताइए इसमें से कौन सा होगा। देखिए पहले हम इसमें से मूल शब्द को और प्रत्यय को अलग करने का प्रयास करते हैं। इसमें मूल शब्द है बुद्धि। मूल शब्द है बुद्धि। जब हमने बुद्धि को अलग कर दिया तो बचा क्या हमारे पास में, मान। क्या बचा, मान बचा। तो हमको पता पड़ गया इसमें मूल शब्द क्या है, बुद्धि, और प्रत्यय क्या आ गया इसमें, मान। अब प्रत्यय क्या होते हैं, प्रत्यय जो मूल शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, विशिष्टता प्रदान करते हैं, वो प्रत्यय कहलाते हैं। शब्द से देखिए आप, एक होता है उपसर्ग और एक होता है प्रत्यय। तो पहले उप आता है, बाद में पहले उ आता है, बाद में प आता है। तो इसी से हम याद कर लेंगे कि आगे लगने वाले हमारे उपसर्ग हो गए और जो शब्द के पीछे लगते हैं वो प्रत्यय हो गए। प यानी पीछे, पीछे लग रहे हैं इसलिए वो प्रत्यय हो गए। ठीक है, तो बुद्धिमान शब्द में प्रत्यय क्या है, स मान। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, मेरठ वाला में प्रत्यय है। मेरठ वाला शब्द है, इस मेरठ वाला शब्द में प्रत्यय कौन सा है। ऑप्शन अ है आला, ऑप्शन ब है ला, ऑप्शन स आ या ऑप्शन द वाला। बताइए। मूल शब्द हटाते हैं हम पहले। मूल शब्द इसमें क्या है, मेरठ। तो मेरठ में से हमने क्या निकाल दिया, वाला। तो हमारा उत्तर क्या हो गया, उत्तर हो गया हमारा द वाला, मेरठ धन वाला, मेरठ वाला। ठीक है, इस तरह के प्रश्न आपको देखने के मिलेंगे। आपके गद्यांश आएगा, उस गद्यांश में आपको रेखांकित पदों में से उपसर्ग या प्रत्यय अलग कीजिए या मूल शब्द बताइए कौन सा। इस प्रकार के शब्द आपके आएंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। डाक खाना में कौन सा प्रत्यय है। डाक खाना में कौन सा प्रत्यय है, हिंदी का है, संस्कृत का है, अब अर्थात हिंदी और संस्कृत दोनों का है या फिर विदेशी है। बताइए। जैसे हमारे उपसर्ग होते हैं हिंदी, संस्कृत और विदेशी, वैसे ये प्रत्यय भी है हमारे। तो इनमें बताइए कौन से हैं। इसमें हमारा विदेशी प्रत्यय है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, कमजोर में कौन सा उपसर्ग है। कमजोर में कौन सा उपसर्ग है। तो कमजोर में देखिए कौन सा उपसर्ग आएगा, उर्दू का, अंग्रेजी का, हिंदी का या फिर संस्कृत का। बताइए कमजोर में कौन सा उपसर्ग है। सबसे पहले देखिए उपसर्ग कहाँ है हमारा, कम। ये कम उपसर्ग है, तो कम उपसर्ग किसका होता है, हिंदी का होता है, अंग्रेजी का होता है, उर्दू का होता है, संस्कृत का होता है। किसका होता है, कम होता है उर्दू का। कम होता है उर्दू का। जैसे कम वक्त होता है ना, कम वक्त, कमजोर। ठीक है, तो ये किसके हैं, उर्दू का उपसर्ग ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतीक क्षण में उपसर्ग है। अगला प्रश्न जो है हमारा वो है, प्रतीक क्षण में उपसर्ग है। तो प्रतीक क्षण में उपसर्ग बताइए। ऑप्शन अ है प्र, अ, पर या प्रति। प्रतीक्षण, इसमें प्र उपसर्ग होगा तो तीक्षण शब्द बन जाएगा हमारा। यदि अ उपसर्ग होगा तो अ हमें दिख ही नहीं रहा है, वहां कहाँ है अ उसमें नहीं है। पर होगा तो पर में फिर वही पर धन जो अतीक्षण हो जाएगा। फिर प्रति प्लस क्षण, ये हमारा सही उत्तर है। हमारा उत्तर होगा प्रति धन क्षण, प्रतीक्षण। ठीक है, हमारा उत्तर क्या हुआ, द प्रति। अगला प्रश्न है, निर्णय में उपसर्ग है। अगला प्रश्न हमारा है, निर्णय में उपसर्ग है।
हमारा उत्तर नी और निर में से एक होगा। यदि नी और रणय को आप अलग करते हो तो र आधा है। क्यों? क्योंकि यहाँ ये मात्रा लग रही है ना, ये किसका बोधक है, किसका चिन्ह बता रहे हैं, आधे र का मतलब बता रहे हैं। तो आधा र से प्रवर्ड शुरू हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा उत्तर? ब निर धन नय। तो ये न जो है वो अणय में परिवर्तित हो जाएगा। क्या हो गया? निर्णय। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या हो गया? निर्धननय निर्णय। उत्तर ब। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न शब्द में से किसमें निर उपसर्ग है? नहीं है, सॉरी, यहां देखिए नहीं है। क्या पूछ रहा है ये कि निम्न में से किस शब्द में निर उपसर्ग नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, वो नहीं है कि क्वेश्चन हमें ज्यादा कंफ्यूज करने वाले होते हैं। कई बार हम प्रश्न में नहीं है नहीं देखते हैं और डायरेक्ट हम उसमें जो शब्द हमें पहले दिखाई देता है हम उसी को सॉल्व करके आ जाते हैं। और जब परीक्षा पूरी होने के बाद में, गोले भरने के बाद में, जब OMR शीट भर जाती है हमारी, तब अचानक जब हम पेपर को दोबारा रिवाइज करते हैं, उस समय जब हमारा ध्यान जाता है तब तक हमारा प्रश्न वो गलत हो चुका होता है, क्योंकि हम OMR शीट में दोबारा उसको नहीं सही कर सकते। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, जो प्रश्न है हमारा उसको ध्यान से पढ़िएगा, देखिएगा, समझिएगा और तब जाकर के आंसर को टिक कीजिएगा और फिर आप OMR शीट में उसे भरिएगा। तो प्रश्न कह रहा है हमारा कि निम्न में से किस शब्द में निर उपसर्ग नहीं है? प्रश्न पहला है हमारा निरोग, दूसरा है निरव्र, तीसरा है निर्वाचन और चौथा है निरंजन। तो किस शब्द में निर उपसर्ग नहीं है? और र आधा है, यहाँ ध्यान से देखिए, र आधा है। तो पहले हम करके देख लेते हैं इसका निरोग, तो इसका होगा नि धन रोग। ठीक है, फिर निर नी धन रभ्र, नी धन अभ्र। ठीक है, इसका है निर्धन वाचन, इसका होगा निर्धन अंजन। तो बताइए किस शब्द में नी उपसर्ग निर उपसर्ग नहीं है? तो हमारा उत्तर आएगा अनिरोग, क्योंकि इसके अंदर नि उपसर्ग है। नि उपसर्ग होने के कारण यहाँ पर निर नहीं आएगा, क्या आएगा? नहीं आएगा। ठीक है, संस्कृत का उपसर्ग ये हमारा। चलिए आगे बढ़ते, उत्तर क्या हो गया हमारा? अनिरोग। ठीक, प्रश्न नंबर 8 हमारा, निम्न में से किस शब्द में एक से अधिक उपसर्ग है? जी हाँ, एक से अधिक उपसर्ग वाले प्रश्न भी हमारे आते हैं। हमारे प्रश्न जो आते हैं वो इस तरीके से आते हैं कि हमको शब्द दे दिया जाएगा और शब्द को दे करके हमसे पूछा जाएगा कि प्रस्तुत शब्द के अंदर कितने उपसर्ग हैं, या एक से अधिक उपसर्ग वाले शब्द को गद्यांश में से छांट कर लिखिए, या गद्यांश में आए एक से अधिक उपसर्ग वाले शब्द का चयन कीजिए। तो इस प्रकार से शब्द आते हैं हमारे, देखिए, नियंत्रण, उपासना, निर्वाचन, निरभिमान। चलिए इनके टुकड़े करके देखते हैं। नि धन यंत्रण, फिर उप फिर निर्धन वाचन, निर्धन अभी धन मान। तो हमारा उत्तर यहाँ पर निर और अभी दो उपसर्ग इसके अंदर आ रहे हैं, तो दो उपसर्ग आने के कारण हमारा उत्तर क्या हो गया? निरभिमान। उत्तर क्या हो गया हमारा? निरभिमान। ठीक है, निराभिमान नहीं होगा, ये निरभिमान होगा, क्योंकि यहाँ र आधा है और अभिमान का अभी का अजुड़ने के कारण र पूरा हो जाएगा, तो हमारा उत्तर हो जाएगा निरभिमान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है? क्या पूछ रहा है ये? परा उपसर्ग नहीं है, नहीं है पूछ रहा है ये। कौन सा परा, किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है? तो ये परा उपसर्ग किस में नहीं है? देखिए, पराधीन, पराजय, पराभव और पराकाष्ठा। देखने को तो हमें चारों शब्दों में यहाँ परा उपसर्ग नजर आ रहा है, लेकिन क्या वास्तव में
क्या सच में इन सब में परा उपसर्ग है? चलिए देखते हैं, पहले इनका देखते हैं। परा धन जय, पराजय, फिर परा धन भव, पराभव, फिर परा धन काष्ठा। तो इन तीनों में तो आ रहा है, पर इसमें पर धन अधीन होगा। ये पराधीन किससे बना है? पर धन अधीन से बना है। इस र में अ जुड़ने पर इसका अंतिम अकारांत और इसका अ मिलकर के आ बन गए, इसलिए ये पराधीन हो गया। तो इसमें उपसर्ग क्या है? पर उपसर्ग है। हमारा उत्तर आएगा अपराधीन, पर अधीन यानी दूसरों के अधीन। तो पराधीन का संधि विच्छेद क्या होगा? पराधीन में से आप उपसर्ग अलग करेंगे तो यहाँ पर उपसर्ग है, परा उपसर्ग नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उपसर्ग शब्द में मूल शब्द है। देखिए, उपसर्ग से ही प्रश्न बना दिया आपके लिए कि उपसर्ग जो शब्द होता है उस उपसर्ग में मूल शब्द कौन सा होता है। तो देखिए, क्या उप होता है, सर्ग होता है, पसर्ग होता है, उपस होता है। तो ध्यान दीजिए कि उपसर्ग किन दो शब्दों से मिलकर बना है? उप धन सर्ग। तो यहाँ पर उप तो खुद ही उपसर्ग है और यह जो सर्ग शब्द है, ये सर्ग हमारा मूल शब्द होता है। सर्ग शब्द के आगे उप जुड़ने से ये उपसर्ग बनता है और यही शब्द के अर्थ में परिवर्तन करता है। तो हमारा उत्तर क्या हो गया यहाँ? ब सर्ग। उपसर्ग में मूल शब्द क्या है? सर्ग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पियक्कड़ में मूल शब्द है। इस प्रकार के शब्द आपको बहुतायत मिलते हैं प्रत्यय वाले प्रश्नों में, और प्रत्यय वाले प्रश्नों में आपको 3-4 शब्दों का समूह देकर के पूछ लिया जाता है कि प्रस्तुत शब्द में कौन सा उपसर्ग है, कौन सा प्रत्यय है, समान उस ध्वनि वाले आपको दे दिए जाएंगे। यहाँ पर पियक्कड़ दिया है, इस पियक्कड़ शब्द में मूल शब्द क्या है आपको ये बताना है। मूल शब्द क्या है? तो मूल शब्द पी, पिय, पे या पी, बताइए कौन सा है मूल शब्द? प में ए की मात्रा 2 दे रखी है, छोटी भी दे रखी है, बड़ी भी दे रखी है। तो हमारी मूल धातु क्या है? मूल शब्द क्या है यहाँ इस पियक्कड़ शब्द में? तो देखिए, मूल शब्द है हमारा पी धन अक्कड़। अक्कड़ प्रत्यय जुड़ करने के कारण आगे वाला जो ये स्वर है हमारा, ये छोटी में बदल जाता है और उसका क्या हो जाता है? जो हमारी अवस्था है वो चेंज हो जाती है और अवस्था चेंज होकर किस में आ जाती है? य में। तो ये आज में जुड़ गया, क्या बन गया? पियक्कड़। पियक्कड़ बन गया। ठीक है, तो इसमें मूल शब्द क्या है? पी, पीना। ठीक है, ड्रिंक, पी। तो पी से क्या बना? पियक्कड़ बना। पी में जब अक्कड़ प्रत्यय जुड़ा तो वो प की छोटी की मात्रा में कन्वर्ट हो गया और वहां पे जो ई स्वर था वो उसका यण स्वर में कन्वर्ट हो गया वो, और यण स्वर में बदलने के कारण वो य बन गया, यण संधि के कारण, और य बन करके उसमें प्रत्यय जुड़ा तो क्या बन गया? यक्कड़ बन गया। तो पियक्कड़ यानी पीने वाला व्यक्ति, जो ज्यादा मात्रा में पीता है वो पियक्कड़। आगे प्रश्न है, अभाव या नहीं अर्थ वैशिष्ट्य बताने वाला उपसर्ग कौन सा है? अभाव या नहीं अर्थ वैशिष्ट्य बताने वाला उपसर्ग कौन सा है? उपसर्ग के अर्थ आपसे पूछ लिए जाएंगे यहाँ कि इस उपसर्ग का अर्थ क्या होता है। तो ऐसा उपसर्ग जिसका मतलब अभाव या नहीं होता है, ऐसा उपसर्ग कौन सा है? तो देखिए, यहाँ पर प्र दिया हुआ है, आ दिया हुआ है, अभी दिया हुआ है, अ दिया है। आपने अर्थ ध्यान से नहीं पढ़ते हैं हम, क्योंकि हमें तो केवल जोड़ना तोड़ना ही सीखना होता है। तो यहाँ पर ये जो अ शब्द, अ उपसर्ग दिया हुआ है, ये उपसर्ग नहीं का अर्थ देता है। जैसे देखिए, अटल, जो टले नहीं, अटल। अचेत, जो चेत ना करे वो अचेत। अमर, जो मरे नहीं वो अमर। अजर, जो बूढ़ा ना हो, जो जर ना हो वो अजर। तो इस प्रकार से उपसर्ग देकर के आपसे अर्थ पूछ लिया जाएगा कि प्रस्तुत उपसर्ग का अर्थ क्या है, या फिर अर्थ दे देंगे कि इस अर्थ को बताने वाला उपसर्ग कौन सा है। तो इस तरीके के प्रश्न भी आपको तैयार करने पड़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं जुड़ा है? इनमें से किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ, ये पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे आघात,
आमूल, आदित्य और आकार। तो इस प्रश्न में पूछ रहा है कि कौन सा उपसर्ग मतलब कौन सा शब्द ऐसा है जिसमें अ उपसर्ग नहीं है। तो हमें देखने पर सभी शब्दों में अ उपसर्ग नजर आ रहा है। देखिए आघात, आघात में हमें आ दिख रहा है, आमूल में हमें आ दिख रहा है, आदित्य में हमें आ दिख रहा है और आकार में हमें आ दिख रहा है। लेकिन क्या सभी शब्दों में आ उपसर्ग है? देखने के लिए हमें पता करना पड़ेगा, इनको टुकड़ों में बांटना पड़ेगा, हमें इनके टुकड़े करने पड़ेंगे, उनको उपसर्गों को अलग करना पड़ेगा। जैसे देखिए आ धन घात, ये मिल गया हमें यहाँ आ, फिर है आ धन मूल, ये भी हमें मिल गया, फिर आदि धन त्य। क्या ये सही है? नहीं, ये होगा अदिति धन य, फिर आ धन का। तो हमारा कौन सा नहीं है? हमारा स जो ऑप्शन है, हमारा स विकल्प जो है, इसमें आ उपसर्ग नहीं है। या अदिति में य प्रत्यय जुड़ने से आदित्य बना है। ठीक है, अदिति में य प्रत्यय जोड़ा तो क्या बना? हमारा आदित्य बना। जैसे दिति में य जोड़ने पर दैत्य बनता है, वैसे ही अदिति में य जोड़ने पर आदित्य बनता है। तो ये हमारा शब्द ऐसा है जिसमें आ उपसर्ग नहीं है बल्कि य प्रत्यय है। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ है? ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें प्रत्यय का सही रूप से प्रयोग नहीं हुआ है? आपको प्रत्यय दिया गया है, मूल शब्द दिया गया है और दोनों को जोड़ने पर जो नया शब्द बन रहा है वो भी दिया गया है। देखिए अभिजात धन य अभिजात्य, फिर चाचा धन एरा चचेरा, राधा धन ए राधे और दिति धन य दैत्य। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा अ। क्यों होगा? क्योंकि पहले बाकी देख लेते हैं। चाचा धनेरा चचेरा सही है हमारा ये, फिर राधा धन ए राधे सही है, दिति धनिया दैत्य ये भी हमारा सही है। अब अभिजात धनिया अभिजात्य सही क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर ये जो अस्वर है, इस अस्वर का दीर्घ स्वर हो जाता है, ये अपनी मूल अवस्था में है। ये जब प्रत्यय इसमें जुड़ेगा तो ये हमारा अभिजात्य होगा। शब्द क्या बनेगा? अभिजात्य। ठीक है, तो इसलिए ये हमारा उपसर्ग, ये जो प्रत्यय है इसमें सही रूप से जुड़ा हुआ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है? प्रत्यय रहित का मतलब होता है बिना प्रत्यय, जिसमें कोई प्रत्यय नहीं है, ऐसा शब्द कौन सा है? तो देखिए विवाद, चलन, लेखक और बिटिया। प्रस्तुत शब्दों में से कौन सा शब्द ऐसा है जिसमें जिन लोगों को पता है कि शब्दों को पढ़ने पर हमें कुछ चीजें पता पड़ जाती है, जैसे यहाँ पर कुछ जो आपको शब्द दिए हुए, इन शब्दों में कुछ शब्द, एक शब्द ऐसा है जिसमें प्रत्यय नहीं है। कौन सा है वो शब्द? देखिए, क्या विवाद, चलन, लेखक और बिटिया। देखते हैं, देखिए यहाँ पर चल में अन है, यहाँ पर लेख में अक है, यहाँ पर बेटी में इया है। ठीक है, बचा क्या? विवाद। जी हाँ, इस विवाद में वी उपसर्ग है और वाद मूल शब्द है, इसीलिए इसमें प्रत्यय नहीं है। ये पूछ रहा है प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है? तो विवाद शब्द जो है हमारा ये प्रत्यय रहित है, क्योंकि इसमें प्रत्यय नहीं उपसर्ग का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, इसलिए वी धन्यवाद वी उपसर्ग का प्रयोग किया गया है यहाँ, इसलिए एक शब्द इन बाकी ये तीन शब्दों से भिन्न है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में इत प्रत्यय प्रयुक्त नहीं हुआ है? कलंकित, आनंदित, इंसानियत या फिर पुष्पित। जो बच्चे इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे उनको देखते ही पता लग जाएगा कि प्रस्तुत प्रश्न का उत्तर कौन सा विकल्प है। देखिए कलंकित, कलंक धन इत, फिर आनंदित तो आनंद धन इत, इंसान धन इयत और पुष्प धन इत। तो हमारा उत्तर क्या है? इंसानियत, क्योंकि यहाँ पर इयत प्रत्यय है ना कि इत प्रत्यय है। तो इंसान
अधनियत है, इसलिए यहाँ पर क्या दिया गया है, इंसान अधनियत। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, स, क्योंकि ये पूछ रहा है किस शब्द में इत प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना ही एक अच्छे परीक्षार्थी की पहचान होती है, क्योंकि जल्दी का काम शैतान का होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़े हुए हैं? ये पूछ रहा है, इसमें उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी, ऐसा शब्द कौन सा है? उत्तर आपके सामने है, बेरहम, बिकाऊ, लाजवाब, अकथनीय। बताइए कौन सा शब्द ऐसा है जिसमें प्रत्यय भी है और उपसर्ग भी है? बेरहम, देखते हैं। कुछ बच्चे करेंगे उसको बेरधनहम, ये गलत है, इसका होगा बेधन रहम। बिना रहम के, रहम नहीं है जिसके अंदर, दया भाव नहीं है जिसके अंदर, वो बेरहम होता है। तो बेरदम हम मत कर देना इसको, ये बेधन रहम होएगा। ठीक है, तो पहले का क्या हुआ, बेधन रहम। फिर आता है बिकाऊ, तो बिकना धन आउ। ठीक है, फिर है लाजवाब, तो ला धन जवाब। इसमें हमें प्रत्यय, इसमें हमें उपसर्ग मिल गया, इसमें प्रत्यय मिल गया, इसमें उपसर्ग मिल गया। यहां पर क्या है, अधन, कथन, धन, ईय। तो वो शब्द कौन सा है, अकथनीय, जिसमें उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है। कथन शब्द में अ प्रत्यय जोड़ने पर अकथन हो गया और इसमें ईय प्रत्यय जोड़ने पर कथनीय हो गया, तो अकथनीय। ठीक है, जो कहने लायक नहीं हो वो अकथनीय। अगला प्रश्न हमारा, किस विकल्प में उपसर्ग से रहित शब्द है, जिसमें उपसर्ग ही नहीं है? देखिए पढ़ते हैं। पराजय, पराभव, परायण, अकाल, अथल, अपड़, कुघड़ी, कुपुत्र, कुठौर, दुश्चिंता, दुष्कर्म या दुस्साहस। अगला प्रश्न है हमारा कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? ये पूछ रहा है किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। पराजय, और कौन सा उपसर्ग नहीं है, परा। परा उपसर्ग नहीं है। पराजय, पराधीन, पराक्रम या पराभव। तो देखिए इसका होगा पराधनजय, पराधनक्रम, यहाँ पर पराधनभव। हमारा जो पराधीन शब्द है इसमें पर धन अधीन होगा, इसीलिए हमारा उत्तर क्या होगा, पराधीन शब्द जो है इसके अंदर पर उपसर्ग है और अधीन मूल शब्द है। तो पराधीन यानी दूसरों के अधीन, दूसरों के अंडर में होना। तो प्रश्न क्या कह रहा है हमारा कि किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है? तो पराजय, पराभव, पराक्रम में हमारा परा उपसर्ग है, लेकिन पराधीन के अंदर पर उपसर्ग है और अधीन मूल शब्द है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? ये पूछ रहा है किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। तो विवाद, विमल, विभा और विश्व, कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें वी उपसर्ग नहीं है? चारों में हमें वी दिख रहा है, लेकिन ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें वी उपसर्ग नहीं है? तो हमारा विवाद में वी उपसर्ग है, विमल में वी उपसर्ग है, विभा में भी उपसर्ग है, लेकिन जो विश्व है ये मूल शब्द है। विश्व क्या है, हमारा मूल शब्द है, इसलिए इसमें कोई उपसर्ग नहीं है। तो हमारा उत्तर क्या हुआ, विश्व। विश्व शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा कि किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं है? ये पूछ रहा है किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं है। तो पहला है हमारा अन्वित, दूसरा है अन्वेषण, तीसरा है अनुवाद और चौथा है अनुचित। तो ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें अनु उपसर्ग नहीं है? तो देखिए हम पहले इनको अलग अलग कर लेते हैं। इसका होगा अनुधनित, क्या बन गया, अन्वित। फिर अनुधनेषण, क्या बन गया, अन्वेषण। फिर अनुधनवाद, क्या बन गया, अनुवाद। दिखने में हमें चारों एक जैसे लग रहे हैं कि चारों में अनु उपसर्ग होगा, लेकिन वास्तविकता में ये जो अनुचित है इसमें अनु उपसर्ग ना होकर के अन उपसर्ग है, और वो है अनधन उचित। देखने पर हमें सब एक जैसे लगते हैं, लेकिन यहाँ पर अन उपसर्ग है और इसमें उचित मूल शब्द है, तो यहाँ का उ न में जुड़ करके इसे छोटा उ की संज्ञा देता है।
छोटे उ की मात्रा से दे देता है, इसलिए अनुचित हो जाता है। दिखने में हमें चारों में वही दिख रहा है, लेकिन हमारा उत्तर क्या होगा? चौथा अनुचित, मतलब अन धन उचित अनुचित। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा उपसर्ग रहित शब्द है। ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग ही नहीं है? तो देखिए यहाँ होगा अध्यादेश का होगा अधिधन आदेश, अध्यादेश, फिर प्रधन आचार्य, फिर अन धन एक। राहगीर जो शब्द है हमारा, ये राहगीर शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है, इसमें उपसर्ग नहीं है, ये मूल शब्द है राहगीर, रास्ता चलने वाला। कौन होता है? राहगीर। तो राहगीर शब्द जो है ये उपसर्ग रहित है। उत्तर हमारा हो गया ब। ठीक है, तो ये थी हमारी उपसर्ग से रिलेटेड क्लास। उपसर्ग के कुछ प्रश्न, उपसर्ग और प्रत्यय से जुड़े कुछ प्रश्न हमने देखे। आपको हमारे प्रश्न कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आशा करती हूँ कि ये प्रश्न आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपकी हेल्प करेंगे, आपके लिए सहायक सिद्ध होंगे। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के, अगली और प्रश्नोत्तरी को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।